नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर सीरीज की अगली कड़ी है। अंधा कत्ल जिसे कहते हैं, अज्ञात हत्या जिसे कहते हैं, उसी की अगली कड़ी है। टिप्पणी में कई लोगों ने कमेंट बॉक्सेस में कल परसों नरसों कुछ लोगों ने अंधे कत्ल की स्टोरीज या अंधे कत्ल की घटनाएं सुनाए जाने के पीछे क्या लॉजिक है इसकी भी बात की थी, जिसको मैंने आज कल जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें मैंने उसको स्पष्ट किया था, इसलिए उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो वाकया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले पडरौना का है। कुशीनगर ब्लाइंड मर्डर के नाम से ये मशहूर है और बहुत हाल की घटना है। 8 अगस्त 2022 को पडरौना कस्बे के जगदीशपुरम कॉलोनी में शाम को हल्ला हुआ कि साहब मर्डर हुआ। पुलिस पहुंची तो ये पता लगा कि वहीं पास में रहने वाले आर्मी के रिटायर्ड अफसर रमेश की पत्नी संगीता की ये लाश है। तुरंत पता लग गया, मोहल्ले वालों ने, सब लोगों ने, वो चूंकि लोग उनको जानते थे, श्री रमेश को, और संगीता को भी जानते थे। मिलनसार महिला थी और सारे मोहल्ले के लोग जानते थे। सब स्तब्ध थे। गला काट कर उनकी हत्या की गई थी। खैर, पुलिस पहुंची, प्राइमरी पूछताछ की गई। लोगों ने यही बताया कि बहुत भले लोग थे या बहुत भली महिला थी, अच्छे परिवार की महिला थी। इनके पति और ये दोनों ही, इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पिंग नेचर के थे। बहरहाल पुलिस ने फौरन पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवा दी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। घर में श्री रमेश और उनकी बेटी प्रगति, इन लोगों से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि हमारी किसी से रंजिश नहीं है। पिताजी सेना से रिटायर्ड होकर आए थे। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए वो सेना के हॉस्पिटल, गोरखपुर आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था। और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी या किसी और बात की कोई रंजिश, पैसे के लेन देन, जमीन, इस तरह की कोई रंजिश नहीं है। महिला का मोबाइल नंबर, उनके पति का मोबाइल नंबर और उनकी बेटी प्रगति का मोबाइल नंबर पुलिस ले गई। अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी परिजन ले आए अंतिम संस्कार के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर पडरौना पुलिस को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो हत्या हुई है ये ब्लेड से हुई है और सामान्य ब्लेड से इतनी डीप कट या इतना डीप कट नहीं लग सकता। पोस्टमार्टम लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास इंस्पेक्टर कोतवाली पडरौना गए और उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब, ये आप इतनी शार्प इंजरी आपने लिखी है, ये आखिरकार किस असलहे से हो सकती है या कौन सा आला कत्ल होगा इसमें? चाकू की लगती नहीं। हम लोग जो इंजरी रिपोर्ट्स देखते हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरी का हवाला होता है, वो चाकू की नहीं लग रही है। डॉक्टर ने बताया कि हम लोगों ने बहुत देर तक इसके बारे में डिस्कशन किया और ये सर्जिकल ब्लेड से की हुई हत्या है। सर्जिकल ब्लेड या सर्जिकल नाइफ ये सर्जरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला वो इंस्ट्रूमेंट है जो सर्जन लोग
डॉक्टर्स नेचुरली डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं किसी बॉडी पार्ट को ओपन करने के लिए कि नुकसान ज़्यादा ना हो और थोड़े से ही कट में या थोड़े से ही जगह में कट करके उनका काम चल जाए। पुलिस का दिमाग घूमा कि साहब ये सर्जिकल नाइफ या सर्जिकल ब्लेड ये कहाँ से आ गई, कौन ला सकता है। डॉक्टर्स के बैकग्राउंड वाला कोई भी इनके परिवार में नहीं था। पूछताछ शुरू हुई। अल्टीमेटली जाकर बात पहुंची कि ये कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं, कुछ दिन नहीं काफ़ी दिन भर्ती रहे हैं। हो सकता है वहाँ के किसी डॉक्टर से इनकी पत्नी यानी मृतक संगीता, उनसे कोई बात हुई हो या उनसे कुछ रिलेटेड मामला हो जिसकी वजह से ये सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करके इनकी हत्या की गई। पुलिस ने जब सारे कॉल डिटेल पूरे परिवार के खंगाले तो बेटी जो इनकी थी प्रगति, उसकी कॉल डिटेल में एक नंबर बार बार अपीयर हुआ। नंबर की फिजिकल वेरिफिकेशन की गई तो ये पता लगा कि ये गोरखपुर आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर कुलदीप का नंबर है। पूछा गया उनके मृतका के पति रमेश से, संगीता के पति रमेश से, कि ये डॉक्टर कुलदीप कौन हैं और क्या इनसे कोई संपर्क आपका हॉस्पिटल में हुआ था या इनसे किसी बात पर आपकी पत्नी का कोई झगड़ा हुआ था। चूंकि आर्मी का सर्विंग डॉक्टर था तो पुलिस जब तक सारे एविडेंस ठोक बजा के नहीं देख लेती तब तक बुलाकर पूछताछ करना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप पुलिस पर ये लगता है अगर आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स या रिटायर्ड ऑफिसर्स से अगर जरा सा मिसहैंडलिंग हो जाए तो पुलिस पे ये आरोप लगता है कि पुलिस देश की सीमा पे जान देने वाले, जान कुर्बान करने वाले सेना के लोगों के प्रति पुलिस का रवैया वो बहुत खराब है, बुरा है, अमानवीय है। और फिर जिस यूनिट के लोग होते हैं उनके कमांडिंग ऑफिसर्स तमाम चिट्ठियां डीजीपी और संबंधित अधिकारियों को लिखते हैं कि हमारे अधिकारी को परेशान किया गया, झूठे आरोप लगाए गए। बहरहाल कॉल डिटेल से और श्री रमेश से, मृतका के पति से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हाँ साहब, इन्होंने मेरा इलाज, जब मैं भर्ती था तो इन्होंने मेरा इलाज किया था, लेकिन ज़्यादा बात मेरी पत्नी या मेरी बेटी बता सकती है, क्योंकि इलाज के दरमियान वही लोग डॉक्टर से बातचीत किया करते थे। लिहाजा प्रगति को लाया गया। प्रगति से भी पूछना थोड़ा सा कठिन इसलिए था क्योंकि वो मृतका की बेटी थी और ज़्यादा सख्ती उससे की नहीं जा सकती थी। पुलिस ने सामान्य रूप से जो कॉल डिटेल में मिली थी उनके बारे में जानकारी अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद ये भी आया कि कभी कभी दोनों की लोकेशन एक जगह मिली और वो जगह मृतका का घर था, लेकिन उस समय मृतका के मोबाइल की लोकेशन बाहर मिला करती थी। पुलिस ने फौरन इसको इंटरप्रेट किया कि ये डॉक्टर ऐसे समय में उस घर में उसकी लोकेशन मिलती है जब मृतका की लोकेशन बाहर रहती है। इस बात पर बार बार फिर से लड़की से पूछताछ की गई, प्रगति से। जैसे कहते हैं कि विवेचना करने वाले जो आईओ होते हैं या पुलिस वाले, महिला पुलिस पूछताछ कर रही थी, सवाल उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दे रहा था। मुकदमा हत्या का कायम था 302, 201।
तो इन सवालों का कुछ का लिखित भी जवाब उससे लिया गया। थोड़ी देर बाद ही उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि मुझे शक है कि डॉक्टर कुलदीप ने मेरी मां को मारा होगा। पुलिस ने शक का आधार पूछा। उसने बताया कि पिता के इलाज के समय आर्मी हॉस्पिटल गोरखपुर या गोरखपुर आर्मी हॉस्पिटल में मेरी कुलदीप से बातचीत हुई थी। हम दोनों मिले थे। धीरे धीरे हम दोनों में संबंध हो गए और मैं अक्सर उससे मिलने के लिए जाती थी। हम लोग बहुत जगह घूमने भी जाते थे। इसी बीच मेरी मां को ये शक हो गया कि मेरे कुलदीप से संबंध है। मैं अपनी मां को अपनी जान से ज़्यादा मानती थी। मां ने मुझे बुलाया और कहा कि ये ठीक नहीं है, कुलदीप से तुम्हारा मिलना जुलना या तुम्हारे संबंध ये उचित नहीं है, इससे दूरी बनाओ। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ के शादी कर दूंगी। और मां ने सीरियस प्रयास शुरू कर दिए लड़का देखने के लिए और प्रगति की शादी के लिए। जब मां ने एक दो लड़कों से, उनके परिजनों से बात की, मेरी बात कराई, तो मैंने ये बात डॉक्टर कुलदीप को बता दी कि अब हम लोग शादी नहीं कर सकते। मेरी मां को इस संबंध पे ऐतराज है और वो मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है। जल्दी ही मेरी शादी हो जाएगी। प्रगति ने बताया कि इसी बीच में आर्मी के रिक्रूटमेंट का एक स्कैम हुआ था। फर्जी कागजातों के आधार पर कुछ लोग भर्ती हुए थे। इस स्कैम में जो मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर कुलदीप ही थे। और उस समय डॉक्टर कुलदीप की मदद, जब वो रिक्रूटमेंट चल रहा था, मदद के लिए वो मुझे बुलाते थे। और जो लिखा पढ़ी का काम था कि कितने कैंडिडेट आए, उनका जो वो बोलते थे कि इनकी ये नाप इतनी है, चेस्ट इतना है, फ्लैट फुटेड हैं कि नहीं हैं, बाकी जो ऑब्जर्वेशंस थे वो मैं लिखती थी। और रिक्रूटमेंट स्कैम के आरोप पत्र में या उसमें जो आरोप लगाए गए थे उसमें दोनों का नाम था। आरोप था कि मेरे माध्यम से डॉक्टर कुलदीप ने काफ़ी पैसे बनाए हैं। बाद में ये स्कैम सीबीआई को दे दिया गया और सीबीआई इसकी जांच करने लगी। हम दोनों बहुत परेशान थे और इसी बीच में डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि अब ऐसा समय है कि हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए और शादी हो जाएगी तभी हम इस सीबीआई के इस इन्वेस्टिगेशन का एक साथ हम लोग इसको फेस कर सकते हैं। और जब मैंने उसको ये बताया कि माँ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है तो वो बिफर गया। उसने कहा कि ये संभव नहीं है, शादी अब करनी ही पड़ेगी, वरना सीबीआई तुम्हें अप्रूवर बना देगी, क्योंकि पूरे घटनाक्रम में तुम साथ ही साथ थी और सीबीआई को अगर तुमने कुछ बताया तो मेरी जिंदगी नरक हो जाएगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। बोले इतनी बात कुलदीप की और हमारी हुई थी और उस दिन से मैं थोड़ा सा उससे बच के रहने लगी। हालांकि उस दिन के बाद से ही वो मेरी ज़्यादा घेराबंदी करने लगा। दिन में 2-2, 3-3 बार बुलाना, बात करना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सीबीआई वालों ने बुलाना शुरू कर दिया था। टीम उसकी गोरखपुर आई थी। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि इस ब्लाइंड मर्डर के केंद्र बिंदु में डॉक्टर कुलदीप है। अब कुलदीप से पूछताछ करने के लिए उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हो गए थे। साक्ष्य नंबर 1,
सीडीआर, जिससे ये प्रूव होता था कि ये दोनों मिलते भी थे, एक साथ रहते भी थे, एक साथ घूमते भी थे, और सीबीआई के उस केस के बारे में आईओ ने पता कर लिया। तो ये पता लगा कि ये दोनों को एक्यूज्ड हैं उस सीबीआई, उस आर्मी रिक्रूटमेंट स्कैम में। तीसरा, लड़की का जो अकाउंट था, लड़की का जो बयान था, उसके हिसाब से उसे डर हो गया था डॉक्टर कुलदीप को कि अगर शादी कहीं दूसरी जगह हुई तो ये सीबीआई की अप्रूवर यानी वादा माफी गवाह हो सकती है। पुलिस डॉक्टर कुलदीप को ले आई। पुलिस के पास पूछने के लिए 100 से अधिक सवाल थे। जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये सब उन्हीं सवालों में शामिल थे। एक के बाद एक कुलदीप से जब सवाल पूछे जाने लगे तो शुरुआत में तो वो इधर उधर की बात, आप समझ सकते हैं, जो मुलजिम करता है, जो एक्यूज्ड करता है, तमाम किस्से, कहानी, आरोप, दोषारोपण दूसरे पर, ये सब बताने लगा। पुलिस ने जो फैक्ट्स पे और उसको क्रॉस चेक करना शुरू किया तो धीरे धीरे वो अपने ही बयान में उलझने लगा, फंसने लगा। श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई कि नहीं हुई इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर हुई भी होगी तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो सर्विंग ऑफिसर था आर्मी का। बहरहाल काफ़ी मशक्क़त के बाद पूरी बात सामने आ गई। उसने कहा, जब से मुझे प्रगति ने यह बताया कि मैं माँ की बात टाल नहीं सकती और माँ का ये मानना है कि हम शादी नहीं कर सकते, माँ मेरे लिए लड़का देख रही है। उसी समय मेरे मन में ये ख्याल आया था कि माँ को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रगति माँ के अगेंस्ट जाएगी नहीं, और अगर कहीं दूसरी जगह शादी हो गई तो ससुराल वाले भी और ये खुद भी, पुलिस को, सीबीआई को आसानी होगी इसे वादा माफ़ी गवाह बनाने में। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी माँ को रास्ते से हटाया जाए। और इसी योजना के तहत 8 तारीख को घर जब दरवाज़ा खटखटाया, जब मैंने तय कर लिया कि आज प्रगति, जब मैंने देख लिया, बात करके देख लिया कि प्रगति आज घर पर नहीं है, माँ है, मैं गया, माताजी को प्रणाम किया और माताजी से बातचीत करने लगा। उन्होंने कहा कि अभी चूंकि प्रगति के फादर घर में हैं, बात सुनेंगे, उन्हें खराब लगेगा, इसलिए हम लोग बाहर टहलते हैं, वहाँ बातचीत करते रहेंगे। बात इसी सिलसिले में थी कि शादी करनी है या नहीं करनी है, क्या अड़चन है, क्या दिक्कत है। डॉक्टर कुलदीप संगीता को यानी मृतका को बात करते करते करीब 200 कदम आगे तक ले गए, उसी जगदीशपुरम कॉलोनी में, और अचानक मौका देखकर अपने पास रखे हुए सर्जिकल नाइफ या सर्जिकल ब्लेड से बहुत ही डीप कट पीछे से उनके गर्दन में लगा दिया। डॉक्टर था, वो जानता था कि डीप कट से लैरिंग्स अगर कटा या कट ही जाएगा तो ये आवाज़ नहीं निकाल सकती, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलेगी, और ज़्यादा ब्लीडिंग से बहुत जल्दी इसका अंत भी हो जाएगा। डीप करते ही थोड़ा बहुत प्रतिरोध जरूर उसकी माँ ने किया था, और उस समय वो कुर्ता और पैजामा पहने हुए था। सफ़ेद कुर्ते पैजामे में जो ब्लड था वो बहुत साफ दिख रहा था। ये फौरन अपनी गाड़ी से भागकर घर गया। उसने वो सर्जिकल ब्लेड और कुर्ता पैजामा एक पॉलीथीन में लपेटकर अपने बाथरूम के
जो सिस्टर्न होता है जिसमें पानी भरा जाता है उसमें लपेट के रख दिया कि बाद में इसका डिस्पोजल कर देंगे, पहले देखें कि पुलिस कहाँ तक निगाह दौड़ाती है। उसके बताने पर पुलिस ने उसके घर जाकर आला कत्ल, सर्जिकल ब्लेड या सर्जिकल नाइफ और खून आलूदा यानी खून से के धब्बों से सराबोर उसका कुर्ता पैजामा बरामद कर लिया और उसे फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया। पुलिस ने प्रगति से फिर पूछताछ की कि क्या कभी घटना के बाद उसने बातचीत करके तुमसे इनकी मृत्यु के बारे में कुछ बताया। उसने कहा नहीं, बहुत साधारण सा फ़ोन किया था और बड़ा दुख व्यक्त कर रहा था कि ये कैसे हुआ, किसने किया, क्या लगता है, क्या रंजिश है, कोई और बात है क्या। इस तरह के तमाम सवाल उसने मुझसे पूछे थे। मैं परेशान थी, मैं उन सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए मैंने बार बार फ़ोन काट दिया था। इसके सिवा उसने कभी और कोई बात मुझसे नहीं की। लेकिन उसने फिर ये कहा प्रगति ने कि अब मैं इसको सज़ा दिला के छोड़ूंगी, इसने मेरे साथ धोखा किया है। डॉक्टर कुलदीप को पडरौना पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। धाराएं वही 302, 201। आज की घटना। अंधे प्यार और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ ने आज आर्मी के एक सर्विंग डॉक्टर, सर्विंग ऑफिसर कहते हैं, सर्विंग डॉक्टर के दिमाग पर ये दो चीज़ें, प्यार और स्वार्थ, इतना भारी पड़ा कि उसने प्रेमिका के मां की हत्या कर दी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस इतने स्ट्रांग हैं कि किसी और एविडेंस पर कोर्ट रिलाई करे या ना करे, यही दोनों एविडेंस इसको ट्रायल में जो एक्यूज डॉक्टर कुलदीप हैं इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाली है। ये बहुत स्पष्ट है। ये एविडेंस इतने काफ़ी हैं ये प्रूव करने के लिए कि इसी ने हत्या की है। बरामदशुदा वो जो सर्जिकल ब्लेड है उसमें फिंगरप्रिंट्स निकलवाए गए हैं। चूँकि बहुत हाल का मामला है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, इसलिए फिंगरप्रिंट्स के मैच होने वाली बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन 100% फिंगरप्रिंट्स मैच हुए होंगे, कपड़ों के ब्लड मैच हुए होंगे, खून आलूदा मिट्टी जहाँ वो गिरी थी वो और कपड़ों के ब्लड मैच हुए होंगे या मैच हो जाएंगे, हर हाल में हो जाएंगे। प्रगति ने अपनी मां की हत्या करने वाले डॉक्टर कुलदीप के खिलाफ पुलिस के सामने 161 सीआरपीसी का बयान भी दर्ज करा दिया। शुरुआती दौर के जो बयान होते हैं वो भी दर्ज करा दिया। बाद में प्रगति मुकर न जाए या प्रेमी के प्रभाव में कुछ दाएं बाएं न करने लगे, पुलिस ने उससे पूछकर या उसकी सहमति लेकर कोर्ट में 164 सीआरपीसी का कलमबंद बयान लेने की एक एप्लीकेशन डाली है कि मजिस्ट्रेट के सामने इसका कलमबंद बयान हो जाए, ताकि बाद में कोई ऐसी बात न हो, किसी दबाव में ये मुकरने न लगे। कल में छुट्टियां थीं, अगर डेट नज़दीक की फिक्स हुई होगी तो 164 सीआरपीसी का कलमबंद बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो मंडे के बाद किसी भी दिन जब कोर्ट डेट फिक्स करेगी ये बयान दर्ज हो जाएगा। इस बयान दर्ज होने के बाद प्रगति की मजबूरी होगी कि वो ट्रायल के समय
डॉक्टर कुलदीप के खिलाफ गवाही देगी, क्योंकि 161 और फिर 164 सीआरपीसी के बयान उसे दाएं बाएं नहीं होने देंगे। और तब इन दोनों के रिलेशन के, जब वो उसके खिलाफ कोर्ट में खड़ी होकर गवाही देगी, तो इन दोनों के रिलेशन के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब मैं क्या कहूं इस मूर्ख और प्यार के अंधे डॉक्टर को, कि इसने तो ये सोचा था कि अगर माँ ने कहीं और शादी कर दी तो प्रगति अप्रूवर हो जाएगी, सीबीआई की वादा माफी गवाह हो जाएगी, और तब उसके विरुद्ध रिक्रूटमेंट स्कैम में सीबीआई को बहुत साक्ष्य मिल जाएंगे और उसका बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए उसने इतना दिमाग लगाकर हत्या की कि शायद किसी को नहीं पता लगे, हमारा काम हो जाए, और फिर जब मां मर जाएगी तब हम इससे आराम से शादी कर सकेंगे, और तब हम सीबीआई के इस इन्वेस्टिगेशन का दोनों लोग मिलकर सामना करेंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके इस कृत्य के कारण उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और 3 बातें उसके इतना अगेंस्ट जाएंगी, जिनमें से एक तो पूरी हो गई है कि पुलिस को 161 सीआरपीसी का बयान मिल गया है प्रगति का। अगला है 164 सीआरपीसी का कलमबंद बयान होना। देखिए 161 सीआरपीसी का बयान चूंकि आयोग यानी पुलिस के सामने लिखा होता है, इसलिए इसकी एडमिसिबिलिटी कोर्ट में नहीं होती, कम होती या कम माना जाता है, क्योंकि वकील चीख चीख के कहता है कि साहब ये तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती डरा के धमका के बयान लिखवा लिया है, कैसे मान लिया जाए इसको। लेकिन 164 के बयान को बड़ा सैक्रोसेंट स्टेटमेंट माना जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। हालांकि बार बार कोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कुछ विशेष मामलों में जब झूठी एफआईआर रेप की या दहेज हत्या की या SC/ST एक्ट की होती है, तो कोशिश की जाती है कि 164 में बयान करा दिया जाए पीड़िता का उस मुकदमे की, और बयान वो वही देगी जो फंसाने के लिए है, जो एफआईआर में लिखाया गया होता है। तब 164 के इस बयान को लोग चैलेंज करते हैं अलग अलग फैक्ट्स पर, और कभी कभी 164 के बयान को भी कोर्ट्स गलत मान लेती हैं, लेकिन यहाँ पर ये केस ऐसा नहीं है। तीसरा, अब आगे क्या होगा, पहला 161 हो गया, दूसरा 164 हो गया। 164 का बयान देने के बाद प्रगति हर हाल में सीबीआई की वादा माफी गवाह या अप्रूवर बनेगी, हर हाल में बनेगी, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो जानती है कि 302 में जब ये डॉक्टर कुलदीप ट्रायल होगा तो इन्हें अधिकतम रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का मर्डर शायद कोर्ट न माने, तो अधिकतम इसे उम्र कैद की सजा होगी, और ऐसे सजा याफ्ता व्यक्ति के साथ जीवन बिताना कोई भी लड़की या कोई भी महिला पसंद नहीं करेगी। ऐसे में उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि जब सीबीआई कहेगी कि आप अप्रूवर बनिए तो हर हाल में बन जाएगी। उससे 2 बातें होंगी, एक तो वो जेल जाने की झंझट से मुक्त हो जाएगी, वरना वो उसी केस में कोई एक्यूज्ड है, सीबीआई को अगर एविडेंस मिलेगा तो भेज देगी, लेकिन सीबीआई का अप्रूवर बनने के बाद वही एविडेंस डॉक्टर कुलदीप के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर वो अप्रूवर नहीं बनी, सीबीआई ने साबित कर दिया कि ये भी उसी स्कैम में शामिल रही है, तो इसको भी जेल जाना होगा। फिर न इसकी कोई शादी करेगा, न ये खुद शादी कर पाएगी। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे प्यार को या ऐसी मोहब्बत को या ऐसे लगाव को या ऐसे संबंध को प्यार कैसे कहा जाए। ये तो सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, स्वार्थ है और सुसाइडल भी है। प्रगति इतना तो जानती ही थी कि कुलदीप इस बात से डर रहा है कि कहीं प्रगति
सीबीआई की अप्रूवर न बन जाए, सरकारी गवाह न बन जाए, वादा माफी गवाह न बन जाए। और जैसे ही उसको ये पता लगा, उसे सावधान हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो खुद बताने गई थी कि मेरी माँ ये शादी नहीं होने देगी। लेकिन वो सावधान नहीं हुई और उसे अपनी माँ की जान गंवानी पड़ी। किस्सा कोई परिवार के लोगों से मैं यही कहूँगा कि संबंध में, किसी संबंध में, किसी लड़का लड़की, पति पत्नी या कोई और संबंध हो, किसी तरह का संबंध हो, अगर उसमें स्वार्थ झलकने लगे, किसी का, लड़के का, लड़की का, बुजुर्ग का, महिला का, अगर स्वार्थ लगने लगे, झलकने लगे, दिखाई पड़ने लगे, महसूस होने लगे, उसी समय ऐसे संबंध से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि स्वार्थ वाले संबंध कभी बहुत दिन तक नहीं टिकते और नुकसान ही होता है। कोई इससे फायदा होते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। किसी कवि ने कहा है कि इस मतलबी दुनिया में हम यूं शिकार हो गए। इस मतलबी दुनिया में हम यूं शिकार हो गए, भरोसा करके हम अपनों के ही गुनहगार हो गए। भरोसा करके हम अपनों के ही गुनहगार हो गए। कवि का नाम मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, लेकिन आज के इस अपराध की जो घटना है उस पर ये 2 लाइनें बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।